हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। और आप जानते होंगे बिहार शरीफ में एक कोचिंग है सुनील ट्यूटोरियल। इसके तहत आज आप लोगों को पॉलिटी का जितना भी एक्ट है वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट है यहाँ पे। रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी प्रावधान है उसके बारे में अच्छी से डिटेल से आपको बताएंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, आपका चार्टर एक्ट जो 4 प्रकार का जो था वो सारा चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1861 के बारे में है, 1919 के बारे में, 1919 73, ये सारा एक्ट के बारे में हम बताएंगे आपको। आप जितनी भी किताबें पढ़े हैं, लुसेंट पढ़े होंगे, घटना चक्र पढ़े होंगे, रिमाइंडर पढ़े होंगे, बहुत सारी बुकें या प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन लगाए होंगे। आपको अगर इस पूरे एक्ट को आप अगर ध्यान से देख लेते हैं, समझ जाते हैं अच्छी तरीके से, तो एक भी अधिनियम से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। और अगर आप लोगों का प्यार मिला तो ऐसे वीडियो सारा पॉलिटिका A to Z क्रम वाइज पूरा लोड कर दिया जाएगा इस पे, ताकि इससे होगा कि आप लोग भी फास्ट से रिवीजन कर सकें, है ना। और इसी माध्यम से मैं भी अ, सारी पॉलिटी का जो भी मेरा नोट्स है एक बार फिर से देखने का मौका मिलेगा हमें भी। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त विवरण। यहाँ पे देखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 को यानी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज दो संधि करता है, जो बंगाल के गवर्नर होते हैं, शाह आलम द्वितीय होते हैं। और इसमें एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, एक आपका अवध का नवाब सुजाउद्दौला रहता है। तो याद रखना है कि 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 पूछा जाता है कि पहली संधि कब हुई थी। 12 अगस्त 1765 को, दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। संधि करने के बाद दीवानी प्राप्त हो जाता है और दीवानी मिलते ही बंगाल प्रेसिडेंसी में घूट खसोट, व्यक्तिगत व्यापार, धन का एकत्र करने की प्रवृत्ति, कंपनी द्वारा लगातार युद्ध होना, युद्ध करते रहना, इसके कारण वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक क्षति हो जाता है। यानी कि कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, भारत में बंगाल एरिया में, वो संधियां करती है, उसके बाद हड़प लेती है, वो सारा चीज उसी के पास हो जाता है। लेकिन कोई नियमावली नहीं होता है, कोई शासन उस तरह से नहीं होता है, जिसके कारण कंपनी घाटे में जाती है। इसका एक कारण और भी है कि प्रारंभ में तो काफी लाभ होता है, लेकिन लाभ का कारण ये होता है ना कि अधिक से अधिक कर लेना। और भारत के किसानों को, बंगाल में जो भी मजदूर वगैरह रहते थे, वो उस पे अत्याचार करना। क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे 1770 ईस्वी में काफी भयानक अकाल भी पड़ा था, जिस समय बहुत करोड़ों के संख्या में लोगों का मृत्यु भी हो गया था बंगाल में। ये सारी चीजें किताबों में मिलती है पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें को आप ध्यान रख करके उसको अच्छी तरीके से समझ करके ही ये चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको। सारा चीज़ आपको इसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जो एग्जाम पॉइंट है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आगे कह रहा है कि जब घाटे में जाने लगी कंपनी, उसके बाद क्या करती है, ब्रिटिश संसद से वो क्या करती है, ब्रिटिश कंपनी क्या करती है, ब्रिटिश संसद से मदद मदद मांगती है, आर्थिक सहायता मांगा। और आर्थिक सहायता मांगने के कारण ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट पारित किया गया। और ये जो एक्ट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट। होता क्या है, यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं। यहाँ पे जो देख रहे हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसियां भारत में काम करती है। 3 प्रेसिडेंसियां रहती है। हालांकि आप लोग जगह लोकेशन आप सब जानते होंगे। ये तीनों प्रेसिडेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती है। ये अलग काम करती है, बम्बई अलग काम करता है, और ये बंगाल प्रेसिडेंसी अलग। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो जाने के कारण तीनों को रेगुलेट कर दिया जाता है कि अगर मद्रास में कोई दिक्कत है तो वो बंगाल से हेल्प ले सकता है, बम्बई में कोई दिक्कत है तो बंगाल से हेल्प ले सकता है। ये तीनों को रेगुलेट कर दिया गया, जिसे इसीलिए इसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। वो निम्न प्रावधान है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया। सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 1782 ईस्वी में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि एक नंद कुमार बंगाली को, इनको सर एलिजा इम्पे को फांसी देना पड़ा था गवर्नर जनरल के कहने के कारण, इसीलिए इन्हें अच्छा नहीं लगा। 1782 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया।
अन्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जाता है, तीनों नाम याद रखना है, हाइड, चेम्बर्स और लिमिस्टर। प्रशासक मंडल की व्यवस्था की गई। प्रशासक मंडल क्या था, तो 4 अन्य सदस्य होते थे, एक गवर्नर होता था, जिसे बंगाल का गवर्नर जो पहले अध्यक्षता किए, वो अध्यक्षता याद रखना है कि जिस समय ये बनाया गया था उसमें वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स, है ना, वारेन हेस्टिंग्स, और वही व्यक्ति अध्यक्षता किए थे सबसे पहले। पूछा जाता है प्रशासक मंडल की स्थापना जो हुई थी 1773 एक्ट के तहत, उस समय पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। आगे देखिएगा, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर होता था, इस एक्ट में इनका नाम थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, मॉडलिस्ट कर दिया। क्या कर दिया सर, तो गवर्नर में जनरल लगा दिया, याद रखना है, गवर्नर जनरल कर दिया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्ट आप लोगों को मिलेगा जिसमें बंगाल का यहाँ पे गवर्नर जनरल किया, फिर भारत का गवर्नर जनरल करेगा, फिर वायसराय करेगा। तो वो चीजें याद रखनी है कि बंगाल का गवर्नर जो होता था, गवर्नर के स्थान पर बस गवर्नर जनरल कर दिया, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रावधान देखते हैं। ये तीनों यहाँ पे जो अभी बताए, ये 3 प्रावधान, तीनों प्रावधान को याद रखना है। नेक्स्ट 1781 में क्या होता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। ये क्यों आता है, तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए बंगाल की सरकार बिहार उड़ीसा के लिए विधि बनाएगा। ये पहला प्रावधान किया गया कि बंगाल की सरकार क्या करेगा। बंगाल की सरकार किसकी है, तो बंगाल में सरकार है कंपनी की, और कंपनी पे शासन कौन कर रहा है, तो एक्ट जारी किया कौन, ब्रिटिश संसद, ये याद रखनी है। तो यही यही यहाँ पे कह रहा है कि बंगाल की सरकार बिहार उड़ीसा के लिए विधि बनाएगा। एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम आया, और 1786 के अधिनियम में याद रखना है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनते ही, है ना, गवर्नर जनरल बनते ही क्या करते हैं कि एक पारित किया, है ना, एक के माध्यम से कलेक्टर पद का सृजन किया। याद रखना 1793 में समाप्त हो गया। होता ऐसा ये है कि 1786 ईस्वी जो था, ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के पद पे रहे भारत में, और आते ही एक पद लेके आते हैं और जाते ही इस पद को समाप्त कर देते हैं, इसका ये कहकर कि पूरी जिला का प्रशासन एक कलेक्टर के हाथों में रहना उचित नहीं है। आगे एक्ट है आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि इसी समय दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। हुआ क्या था कि 1773 में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से काम किया जाता था, लेकिन 1784 में क्या किया गया, एक और बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और कहा गया कि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होगा वो व्यापारी मामले की जांच करेगा, और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर होगा वो राजनीतिक मामले की जांच करेगा। तो इस तरह से आपका याद रखना है कि यहाँ व्यापारिक मामले और ये राजनीतिक मामले, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें सदस्य का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिसमें 6 सदस्य होते थे। ठीक है, प्रति वर्ष 6 सदस्य अवकाश लेते थे, सॉरी, 4 वर्ष का होता था, 6 सदस्य अवकाश लेते थे। यहाँ पे जो है ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य होते थे, है ना, और याद रखना है कि इनका कार्यकाल जो होता था वो 2 वर्षों का होता था। इसमें 24 सदस्य, इसमें 6 सदस्य। ये सारा जो डाटा है ना, छोटा सा में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है एकदम। नेक्स्ट देखिए, फिर चार्टर एक्ट स्टार्ट हो जाता है। चार्टर एक्ट होता क्या है, तो 4 प्रकार का एक्ट आया, जिसमें कंपनी को एक बार नियमावली कह सकते हैं उसको बना देने के कारण वो 20 वर्षों तक शासन करता था, ना उसको कोई रोक टोक नहीं। जैसे अगर हम कहीं रेंट पे रहते हैं, तो अगर हम साल भर का किराया एक ही बार दे दें, या बात हो जाए कि साल भर आपको किराया नहीं बढ़ाया बढ़ाया जाएगा, या तो वगैरह वगैरह ऐसे कुछ अगर बात हो जाती है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अपना जीवनोपार्जन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसी तरह से ये पहला चार्टर एक्ट था 1793 में। कलेक्टर पद को समाप्त कर दिया था, वो पीछे आप लोगों को बता चुके हैं, और कौन, तो कॉर्नवालिस। ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए, अब मैंने बताया अभी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कर्मचारियों का वेतन भत्ता भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यक्ति काम करेंगे उनको पैसा कहाँ से दिया जाएगा, तो भारत के राजस्व से दिया जाएगा, जो भारत के राजस्व के द्वारा जो कमाई होगी उसी से मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 आता है और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो पूछा जाता है हमेशा कि इसमें क्या किया गया। पहला प्रावधान ये किया गया कि पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चीन और चाय को छोड़ करके। अपवाद में याद रखना ये पूछा जाता है चीन के साथ और चाय के साथ, लेकिन यहाँ पे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगर यहाँ पे समाप्त के स्थान पे पूर्ण समाप्त लिखा जाएगा तो फिर 1833, ये जो नीचे है ना 33 में हम लोग पढ़ेंगे। 13 में क्या याद रखना है, 13 में याद ये रखना है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, अपवाद में चीन और चाय को छोड़कर, चीन के साथ रहने दिया था जो कि चाय के साथ व्यापार हो सकती थी। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ईसाई मिशनरियों को भारत आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। ईसाई भारत आ सकते हैं, अपना धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि भारत में कौन है, तो जो भी इंग्लैंड के लोग थे, जो भी शासन कर रहे थे भारत में, गवर्नर या गवर्नर जनरल के रूप में, वो सारा ईसाई थे, इसलिए ऐसा प्रावधान में डाला गया। आगे है यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833, इसमें भी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यहाँ पे ये चीज याद रखना है। 1773 में याद रखिएगा कि 1700, अगर 73 की बात करें तो 1773 में मैंने क्या पढ़ा कि बंगाल का गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, और यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल जो नाम था ना, इसको क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया। ये चीजें याद रखनी है। विधि आयोग के बारे में पूछा जाता है। विधि आयोग कब बना, तो 1834 में। किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। एक धारा पेश किया गया 87 के तहत रंग रूप जन्म स्थान एवं जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बोलने के लिए था कि ताकि भारतीयों को वो न लगे कि हम लोग शासन कर रहे हैं या दुर्व्यवहार कर रहे हैं या अलग तरीके से पेश आ रहे हैं। लेकिन जब आप पूरा एक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि सही में धारा 87 काम कर रहा था क्या। 87 में लेकिन पूछा जाता है तो वो चीज़ें आपको बताना है कि जी 87 में ये था, जो आपका चार्टर एक्ट 1833 में पारित हुआ था, और इसमें कहा गया था कि रंग रूप जन्म स्थान जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1843 में दास प्रथा का अंत हो गया। दास प्रथा का अंत जिस समय हुआ था 1843 में, उस समय भारत के जो वाइसराय गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलन ब्रो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चार्टर एक्ट, और नेक्स्ट चार्टर एक्ट आपका है चौथा चार्टर एक्ट 1853। और 1853 चार्टर एक्ट में याद रखना है, 1853 चार्टर एक्ट में आप लोगों को ये याद रखना है 2-3 पॉइंट कि 1853 में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। ये नामजदगी होता क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर किसी व्यक्ति को हम नॉमिनेट कर दिए, आप इस पोस्ट पे हैं, तो वो व्यक्ति उस पोस्ट पे हो जाता था, और वैसा भारतीयों को कोई मिलता नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी थी, इंग्लैंड के सारे लोग उसमें वर्कर थे, छोटे-छोटे पदों पे भारत के लोग काम करते थे। इसलिए नामजदगी का सिद्धांत हटा दिया गया और बोला गया कि प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया, प्रतियोगी परीक्षा लिया जाएगा और इसी के तहत लोगों को भर्ती किया जाएगा। एक मैकाले समिति बनाई गई 1854 में, ये शिक्षा से संबंधित थी, जो कि अंग्रेजी शिक्षा पे बल दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1858, और इसमें भी याद रखना है 53 में भी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन 1853 और 1858 के एक बीच में एक साल पहले आता है 1857। 1857 में जो भारी मात्रा में भारत में विद्रोह हुआ था, इसका परिणाम था कि 20 वर्ष नहीं हो पाया और भारत शासन अधिनियम 1858 पारित कर दिया गया। आइए समझते हैं 1858 के बारे में। 1858 में 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि इसमें क्या था, भारत का जो गवर्नर जनरल होता था इसको वायसराय कर दिया गया, यानी और शक्तियां इसको दे दिया गया। क्या कहा जाने लगा, भारत का वायसराय। ठीक है, तो 3 चीजें पढ़े। 1773 में मैंने बताया कि बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और यहीं पे 1833 में बताएं कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का
गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और 1858 में क्या कर दिया गया, इसको नाम वायसराय कर दिया गया। ये चीजें याद रखनी है। पिट्स इंडिया एक्ट जो हम लोग पढ़े थे, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था 1784 में, इसको समाप्त कर दिया जाता है और इसी के स्थान पे 15 सदस्यीय आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है। और 15 सदस्यीय आयोग की स्थापना जो होती है, इसमें कहा जाता है कि 8 सदस्य ब्रिटिश द्वारा भेजा जाएगा, शामिल किया जाएगा और 7 सदस्य जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें देगी। ऐसा था ये। 15 सदस्यीय आयोग वाली जो ये कमिटी थी, इसको होम चर्चेज के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या बोला जाता है? होम चर्चेज। इसके अध्यक्ष मुख्य राज सचिव यानी कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई भी व्यक्ति हो सकता था। संचालन लंदन के द्वारा होता था, ये भी याद रखना है आपको। और वेतन जो इसका दिया जाता था, इसमें वेतन जो मिलता था आपका भारतीय राजस्व से दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से इसको देखते हैं हम लोग। कितने सदस्य? 8 ब्रिटिश सदस्य, 7 आपका अ, 7 जो होंगे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? तो मुख्य राज सचिव करेगा, संचालन लंदन के द्वारा, और भारतीय राजस्व से इसका वेतन दिया जाएगा। ये है आपका 1858 का इम्पोर्टेंट। ये सारा चीजें याद रखना है। यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो आप लोगों को बताएं। नेक्स्ट है 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861। आइए समझते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। 1861 के बारे में याद रखना है कि सबसे पहली चीज, वायसराय की शक्तियों में वृद्धि कर दिया गया। हमने अभी देखा कि 1858 में भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया और फिर 3 साल के बाद क्या किया गया, 1861 में वायसराय को बहुत सारी शक्तियां दी गई। क्या दी गई, वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि सहयोगिता की नियम अपनाई गई। सहयोगिता क्या, तो अब भारतीयों को भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करना चाहिए। भारतीयों को शामिल करने लगा, नियम में शामिल करने लगा। वो यहाँ पे हम प्रावधान में देखेंगे। पहला प्रावधान याद रखना है, वायसराय की शक्ति में वृद्धि की गई। दूसरा प्रावधान याद रखना है, सहयोगिता की नियम अपनाई गई। और यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कि सहयोगिता का नियम में कि विधान परिषद में 3 भारतीय की नियुक्ति की गई। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये तीनों व्यक्ति का नाम कई बार पूछा गया। और आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर ये 3 व्यक्ति है ना, तो चौथा व्यक्ति अपने आप से कोई नाम बना करके डाल दिया जाएगा एग्जाम में। पूछा जाएगा इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत भारतीय आपका विधान परिषद में नियुक्त नहीं हुए थे। ऐसे करके भी पूछा जाता है पेपर में। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कर रहा है कि कानून व्यवस्था में भारतीयों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया। एकदम याद रखना, इसको अनिवार्य कर दिया। इससे पहले 1861 से पहले कोई भी कानून बनता था भारतीयों के संबंध में, उसमें भारत के व्यक्ति शामिल नहीं होते थे। उसमें कौन होता था, तो अंग्रेज के जो भी व्यक्ति होते थे, अंग्रेज के जितने भी ब्रिटिश कंपनी के थे, वो सारा व्यक्ति शामिल होते थे कानून बनाने में। लेकिन 1861 में ये कहा गया कि अगर कोई नियम बनता है तो उसमें भारत के व्यक्तियों को भी शामिल करना क्या होगा, अनिवार्य कर दिया गया। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तीसरा पॉइंट है शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। पहले केंद्रीकरण था, अब हो गया विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ ये होता है कि अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और उसको अलग अलग शक्तियां दिया गया। ठीक है। मंत्रिमंडल की नींव पूछा जाता है, ये एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पूछा गया होगा, इतना वीवीआई है कि मंत्रिमंडल की नींव किस अधिनियम के तहत दिया गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1861 के तहत। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या किया गया, मंत्रिमंडल की नींव रखी गई। द्विविभागीय प्रणाली शुरुआत किया गया 1861 में। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसी को पोर्टफोलियो प्रणाली भी बोलते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया वायसराय को और इसकी अधिकतम जो समय होती थी वो 6 माह होती थी। कितनी होती थी? 6 माह। ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 1873 का अधिनियम। और 1873 के अधिनियम के बारे में याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान कर दिया था। याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, ये प्रावधान लाया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग नहीं किया गया, लेकिन औपचारिक रूप से भंग ही कर दिया गया।
एक शाही उपाधि याद रखना है आप लोगों को, जो महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया, इसके कारण ये उपाधि पूछा जाता है। और इसमें ज़्यादा चीज़ पूछा जाता है, ज़्यादा ये पूछा जाता है ना कि शाही उपाधि अधिनियम कब आया था? तो 1876 में आया था। ठीक है? 1892 का देख लेते हैं। 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष रूप से आप चुनाव कर सकते हैं। 1892 में शुरुआत किया गया। राजस्व और व्यय पर बजट पर प्रश्न पूछने की आज़ादी दी गई, पूरक प्रश्न नहीं। याद रखना है कि पूरक प्रश्न का मतलब है कि डिबेट प्रकार का। जैसे अगर हम किसी से क्वेश्चन किए और फिर वो आंसर दिया, फिर उस आंसर के बारे में भी क्वेश्चन करेंगे कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वो होता है पूरक प्रश्न। लेकिन पूरक प्रश्न नहीं, सिर्फ प्रश्न पूछने की आज़ादी मिली कि आप राजस्व में या तो कह सकते हैं कि आप ये जो व्यय हो रहा है इसमें, इस व्यय और राजस्व में क्या कैसे क्या खर्च कर रहे हैं, क्यों व्यय इतना व्यय कर सकते हैं, इस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो वो चीज़ें सिर्फ पूछ सकते हैं आप, पूछने का आज़ादी दिया गया, लेकिन डिबेट नहीं कर सकते। पूरक प्रश्न मिलता है, आगे पूछने की आज़ादी देती है, जो 1909 में पढ़ेंगे हम लोग, मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1909 और 1919 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करें और मैसेज करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी हम बना सकें इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का कल या परसों लोड कर दिया जाएगा, और ऐसे करके आप लोगों का जितनी भी है ये पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सारा वीडियो डालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।